मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए। क्या पूरे देश का हित सोचने, समझने और करने वाली सरकारें गलतियां कर सकती हैं? दोस्तों, हमारे देश की सरकारें हमेशा सब कुछ सही करती हो, ये जरूरी नहीं है। ना ही ये जरूरी है कि उनके लिए गए फैसले हमेशा देश हित में हो। कई बार उनके ऐसे बेवकूफी भरे फैसले भी सामने आते हैं जिसका खामियाजा उनके साथ साथ पूरे देश को भुगतना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों की बेवकूफी के किस्से भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनते रहते हैं। ये तो आप देखते होंगे कि आए दिन अपने आप को जनप्रतिनिधि बताने वाले राजनेता किस तरह के बोल बचन लोगों के बीच बोलते रहते हैं। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक। हम लेकर आए हैं एक सरकारों की बेवकूफियों को प्रस्तुत करती कुछ सच्ची घटनाएं। सुसाइड अ मिस्टेक। कई बार लाइफ में ऐसी घटनाएं हो जाती है जहां हमें शर्मिंदगी का एहसास होता है। समझदार इंसान तो इस बात को आसानी से पचा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन से भी अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करते हैं और ऊल जलूल हरकतें कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही इन मेयर साहब ने भी किया। जिमी रोनाल्डो अर्बीना टोरेस पेरू के तांतारा मेयर थे। जब कोविड-19 का पीक चल रहा था, उस दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था और पेरू में भी लॉकडाउन ही चल रहा था। इसी सिचुएशन में मेयर साहब को अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी करने में कोई गुरेज नहीं महसूस हुआ। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो मेयर साहब को लगा कि अगर वो मरने का नाटक करेंगे तो बच जाएंगे। उन्होंने असली कॉफिन में मरने का नाटक तो किया, लेकिन उनका ये नाटक 10 सेकंड भी नहीं चल सका। पुलिस इस नाटक को समझ गई और फिर उनकी शर्मिंदगी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। कनाडा श्रेड्स, ब्रिटिश कोलंबिया में एल्विन लैराक जेल मोरे नाम के कपल रहा करते थे। ये बहुत ही बेहतरीन आर व्यापार को रन कर रहे थे। साल 1986 में कनाडा की रेवेन्यू एजेंसी इनकी कंपनी का ऑडिट कर रही थी। इसी दौरान एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। दरअसल ऑडिटर्स ने इस कंपनी के तमाम बिल और फोल्डर्स को श्रेडर में डाल दिया। इस मामले में रेवेन्यू एजेंसी ने अपनी गलती नहीं मानी। इस गलती की वजह से कंपनी के तमाम बिल और दस्तावेज बर्बाद हो गए और $6,40,000 का पेमेंट जेरोक्स की कंपनी पर निकल आया। ब्याज को जोड़ने के बाद ये पूरी रकम $1 मिलियन हो गई। दोनों पति पत्नी इस मामले को अदालत तक ले गए और साल 2005 में बड़ी फजीहत के साथ इस मामले में रकम को माफ कर दिया, जबकि अब तक सरकार के कोर्ट में केस लड़ने, वकीलों की फीस और बाकी तमाम चीजों में अच्छा खासा पैसा खर्च हो चुका था। दूसरी तरफ लैराक्स ने जिन लोगों से पैसा ले रखा था, उन लोगों ने भी अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। अब फाइनली इन दोनों को अपना बिजनेस बेचकर सब कुछ वाइंड अप करना पड़ा। यहाँ तक कि उन दोनों ने अपना घर भी बेच दिया और फिर उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था। लेकिन इसके बाद भी ट्विस्ट ये था कि CRA का ले रॉक्स के ऊपर $24,000 बाकी था। सरकार जब इस तरह की गलतियां करती है तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानती। इसका भुगतान आम नागरिक को करना पड़ता है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। ये बात हिस्ट्री में दर्ज हो गई है कि वियतनाम युद्ध लोगों की जानों के साथ साथ समय और संसाधनों की बर्बादी के लिए जाना जाता है। हालांकि साल 1961 में वियतनाम युद्ध के नुकसान को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने साउथ वियतनाम का साथ देते हुए उत्तर वियतनाम के लोगों के खिलाफ काम किया। साउथ वियतनाम के लोग अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एडवांस प्रूफ करने के चक्कर में हैमलेट प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था साउथ वियतनाम में कई ऐसी बस्तियां बसाई जाए जो काफी सुरक्षित हो। साउथ वियतनाम के लोगों को यहाँ लाकर बसाने का इरादा था, जिससे कि वो अमेरिकी लाइफस्टाइल और क्वालिटी इसको एक्सेप्ट कर उन्हें अडॉप्ट कर सके। लेकिन लोगों के लिए तो सबसे पहले अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपने पुरखों के कारोबार को छोड़ना ही बड़ा मुश्किल था। लोग वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनकी ऐतिहासिक परंपराएं और कल्चर उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंस रखती थी, जिन्हें वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भाई अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इनको बसाने के लिए बेहतरीन बस्तियां बसाई गई होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बस्तियां तो किसी डरावने सपने की तरह थी। यहाँ की जमीनें बंजर थी, जहाँ किसी भी तरह से खेती नहीं हो सकती थी। छाया देने के लिए वहाँ पेड़ भी मौजूद नहीं थे। 6,000 लोगों के लिए बनाई गई इन बस्तियों में लगभग 14,000 लोगों को रखा गया था। अब आप समझ सकते हैं कि बाहर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर और भीतर इतने अधिक लोग वहां कैसे अपना जीवन बिताते होंगे। यही वजह थी कि जब उत्तरी वियतनाम के लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ के लोगों ने इन बस्तियों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वहाँ के लोग अपनी सेना में नए रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ के लोगों को यूज करने लगे। नास्कार सोल्जर, नेशनल गार्ड हमेशा ऐसे यंगस्टर्स की तलाश में रहते हैं जो उनके बीच में रहकर अपनी सेवाएं दे सके। साल 2011 में ये नास्कर के साथ जुड़ गया
जिससे कि चैंपियनशिप स्पॉन्सर कर सके। ये वो समय था जब नास्कर की शानदार रेस 15.6 मिलियन दर्शकों के साथ जुड़ी थी। नेशनल गार्ड ने 3 साल में $88 मिलियन का सरकारी पैसा नास्कार पर खर्च किया। ये डियर काम भी किया और साल 2012 में नेशनल गार्ड्स के पास 24,800 एप्लीकेशन आई, जबकि उन्हें पता था कि नए लोगों को ऐड करने के लिए उनका टारगेट साल भर में 50,000 का है। लेकिन लगता है नेशनल गार्ड का क्राइटेरिया कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का था। 24,800 में से केवल 20 एप्लीकेशंस को उन्होंने सिलेक्ट किया, लेकिन इन 20 एप्लीकेशन में से भी फाइनली नेशनल गार्ड में शामिल होने लायक उन्हें कोई नहीं मिला, इसलिए रिजल्ट 0 हो गया। हालांकि नेशनल गार्ड ने इस सीक्रेट का खुलासा कभी नहीं किया कि आखिर इनमें से कोई भी उनके क्राइटेरिया में क्यों फिट नहीं बैठता है। 2012 का डेटा उपलब्ध नहीं है। 2016 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नास्कर के जितने भी व्यूअर्स थे वो सभी एवरेज 58 ईयर्स के थे, जबकि नेशनल गार्ड की मैक्सिमम एज 35 साल की थी। यानी कि ये सभी मैक्सिमम एज लिमिट से भी 23 साल बड़े थे। लगता है इन्वेस्टमेंट से पहले स्टडी और एनालिसिस के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। पिजन आर्मी, क्या कबूतरों की भी सेना बनाई जा सकती है? इतना तो आप जानते होंगे कि कबूतर हमारी अर्बन लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। साल 2020 में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कबूतरों की सेना तैयार करने की बात सोची। उन्होंने 10,000 कबूतरों की एक मैसेंजर यूनिट तैयार की, क्योंकि जब तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए मैसेज भेजना और रिसीव करना पॉसिबल ना हो तो इस सिचुएशन में ये मैसेंजर कबूतर काफी काम आ सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि चीन भी रशिया के रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन आप सोचिए, इन पिजन सोल्जर्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो चीनी कर्मचारी लगाया जाएगा उसका कितना वक्त साफ सफाई में खर्च हो जाएगा। गुनगुनाई, बायोलुमिनेसेंस एक नेचुरल फिनोमेना है जो बेसिकली मछलियों के साथ नजर आता है। अक्सर समुद्र के किनारे बायोलुमिनेसेंस के खूबसूरत नजारे को देखा जाता है। हालांकि दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो अपनी एक अलग तरह की चमक पूरी दुनिया में भी बिखेरते हैं। हालांकि ज्यादातर जानवर मछली या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तो रेनडियर है। लेकिन जानते हैं ये चमक क्यों रहा है? इसमें किसी तरह की कोई नेचुरल चमक नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने इस पर रिफ्लेक्टिव पेंट कराया। और इसके पीछे रीजन ये है कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 4,000 के करीब लोग मारे जाते हैं। किसानों की कमाई कम हो जाती है, साथ ही दुर्घटनाग्रस्त कारों को भी अच्छी खासी कीमत चुकानी होती है, क्योंकि एक अडल्ट हिरण का वजन लगभग 1 पियानो के बराबर होता है। तब फिनलैंड की सरकार ने यह आइडिया इम्प्लीमेंट किया कि अगर इनके सींगों पर रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया जाएगा तो ड्राइवर को पहले ही समझ में आ जाएगा और दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन इससे ड्राइवरों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ड्राइवरों का सोचना ये था कि कार की हेडलाइट को करीब आते हुए देखकर ये हिरण अपने आप वहां से हट जाएंगे। इसलिए इस तरह की दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। इसके अलावा सरकार ने इस फैक्ट को भी इग्नोर कर दिया कि सभी हिरण साल के काले मौसम यानी कि सर्दियों के मौसम में अपने सींगों को खो देते हैं। काश के सरकार के किसी अधिकारी, कर्मचारी या फिर नेता ने ये सोचा होता कि रेनडियर के सींग तो हर साल गिर जाते हैं, फिर पेंट का खर्चा क्यों किया जाए। दोस्तों, बाकायदा सरकार के द्वारा की गई इन मिस्टेक्स पर आपका क्या ख्याल है और इनमें से सबसे बिग मिस्टेक आपको किसकी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।